बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, मगर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया है और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जा पहुंचे हैं। फैसला वही रहेगा या फिर ये नशिस्तें किसी और की सियासी टोकरी के अंदर चली जाएंगी? क्या हालात व वाक़यात हो सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो, मैंने कोई गलती नहीं की। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर आज गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के हवाले से भी बात होगी। और ये भी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रिवायती सियासत और सेनेट की टिकटों की लूट सेल जो जारी है, इसके अंदर बड़ी अहम मालूमात हमारे पास हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और ख़ास तौर पर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस के बेंच के मामले पर जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जजेस के माबैन के इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ की वजह क्यों है और कैसे ख़त्म होगी, इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने मशरूत माफ़ी मांग ली है, मगर हुकूमती रवैया ये है, वो कहते कि जी माफ़ी नहीं, जुर्म के ऊपर सज़ा होती है, माफ़ी नहीं। वो जाहिर है इस तरह की जब खबर कोई आती है, ख़बर की तफसील थोड़ी सी तो आपने बताई है, मेरे ख्याल हमारा इब्तदाई में उन्होंने दिखाया भी है, मगर ये कहना इमरान खान का कि पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हुए तो माफ़ी मांगूंगा और उन्हें पार्टी से निकाल कर सज़ा दूंगा। 9 मई के मुतासिर हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए, सबूत आपके पास पड़े हैं, आप क्यों छुपा रहे हैं? माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो, मैंने कोई गलती नहीं की। और 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता, मेरे एक बार पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। मज़ीद उन्होंने कहा जी बांग्लादेश की तरह खदशा है कि हसीना वाजिद की तरह नवाज शरीफ, शहबाज और आसिफ जरदारी भी मुल्क से फरार हो गए, इनको ECL पे डाला जाए, मेरे समेत। तो वो तो खुद तो जेल में है ही है, तो इनको बाकियों को भी ECL पे डाल दें। अब इसकी तशरीह है, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि हुकूमत ये कह रहा है, हुकूमत को तो ये ज़ाहिर है डर पड़ जाता है, इससे एकदम से चमगइयाँ शुरू हो जाती हैं कि इसके पीछे मतलब क्या है, कुछ बड़ा होने वाला, क्या कोई बातचीत चल रही है, क्या ये अपने उसमें जो नरमी की है या नहीं की। अब ये भी उनके जो अपॉलोजिस्ट हैं पीटीआई के, वो कह रहे नहीं जी नहीं, तो कोई नई बात नहीं, वो पहले भी यही कहते थे, पहले कहा तो मगर बहरहाल एक दूसरी तशरीह है कि नहीं, ये कहना कि मैं कंडीशनल माफ़ी भी, मशरूत माफ़ी भी मांगूंगा, तो ये भी एक नई चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहा, कैसे कहा, इसके पीछे क्या इसरार है, ये चमगइयाँ तो चल रही हैं। तो जाहिर है हुकूमती पार्टी को डर पड़ जाता है कि कोई ऐसा ना हो। तो जिस तरह एज एफ उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा ये पूरी माफ़ी मांगे, हालांकि वो माफ़ी जो मांग रहे हैं वो हुकूमत से मांगने की बात नहीं कर रहे, वो किसी और तरफ से माफ़ी की बात कर रहे हैं, मगर वो बीच में आ गए कि हमने तो माफ़ी नहीं देनी। तो ये एक थोड़ा सा वो है, पर मेरा ख्याल है कि ये हम ओवरली प्ले कर देते हैं कि बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही। मैटर तब करेगा जब दूसरी तरफ से, इमरान खान की तरफ से तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के सिग्नल्स आते रहते हैं, उसकी अल्फाज बदल जाते हैं, उसकी सख्ती नरमी बदलती है, मगर देखना ये होगा ब्रेक थ्रू तो तब होगा अगर दूसरी तरफ से ऐसे इशारे मिले। मुझे कोई ऐसे इशारे नहीं मिले, जो भी उनको रिलीफ को पीटीआई को मिला है वो अदालतों की तरफ से मिल रहा है। सनम जावेद की जो उनकी रिहाई हुई या आज आलिया हमजा की रिहाई हुई, वो अदालतों के थ्रू हो रही है, उनको किसी और तरफ से कोई रिलीफ ऐसा मिल नहीं रहा। जिस दिन मिलेगा तो उस दिन जो है पता जाएगा, उस दिन सबको पता लग जाएगा। तो फिलहाल ये बस ये खबर चाहिए होती है और वो खबर आ जाती है, तो जी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, माफ़ी है, नहीं है, तो ये एक बस वो एक रूटीन खबर बना दिया, इसको खबर बना दिया कि अंदेशे हैं कि ये अंदेशे, क्योंकि ये पहले नहीं है कि नून लीग को ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आती रही है अक्टूबर में कुछ होने वाला है, और जो है तो उनको ये उससे लगता है कि उनको कोई डर है या खबर है
या उनके कोई अंदाजे हैं कि कुछ ना कुछ पक रहा है। लेकिन पीटीआई तो दिसंबर तक की बातें आमिर साहब हमारे सामने। खैर, इसके ऊपर सियासत के ऊपर बात करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के उनसे सवाल किया जाता है, वो जवाब देती हैं, मगर आज ये उनका प्री प्लान था कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन उस पे आमिर साहब उन्होंने वॉलंटियर किया। ये एक तरीकाकार होता है। मैं फॉर एग्जांपल वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट कवर करता रहा हूँ, तो उन्होंने जब किसी टॉपिक पे बात करनी होती थी तो वो पहले ही कन्वे कर देते थे कि हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो वो हमें इशारा होता था कि आज ये इस पर देना चाह रहे हैं, वरना अगर कोई हम अपनी तरफ से बात कोई सवाल पूछे तो वो टाल जाते थे या इतने खुले तरीके से बात नहीं थे करते। लेकिन इसमें आमिर साहब उनसे ये भी बात हुई थी कि मतलब आप भी बात करना चाहते हो, उस पर उन्होंने इस चीज को भी क्लियर किया, अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा तो डेफिनेटली मैं भी नहीं चाहूंगा। ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि ये बांग्लादेश में जो वाकया हुआ है कि आप देखें 15 साल की हुकूमत थी, 1 महीने की एक तहरीक चली और वो भी स्टूडेंट्स की, और उसमें दिनों के अंदर जो है ना, आखिरी 3-4 दिन के अंदर ही 15 साल का आयरन फिस्टेड रूल, आयरन लेडी उनको कहा जाता था, और दबा के उन्होंने वहाँ पे आमराना तरीके से हुकूमत की, और 3-4 दिन में पता नहीं चला हेलीकॉप्टर पलट के वो दौड़ गई। और बड़े तो यहाँ भी एक तासुर फैल रहा है, 2-3 चीज़ें। एक के जनाब ओहो कोई इससे कोई ये कंदेशे बढ़ गए हैं कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी इस तरह की सिचुएशन ना हो, केओस ना हो, मॉब रूल ना हो। आपने गौर किया एक और चीज़ बड़ी, एक बयान चल रहा था कि इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने अली मीन गंडापुर को गालिबन ये कहा है कि गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप जुलूस ना निकालें। ये एनओसी के बगैर। अब ये नॉर्मली ये भी आप इसी तनाजुर में देखें कि खुदा न खास्ता कोई दोबारा 9 मई जैसा वाक़या ना हो, या वो मुठभेड़ नहीं चाह रहे, किसी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहे, कि ऐसा बहाना उनसे इजाज़त लिए बगैर अगर आप ये करें और वहाँ कोई बलवा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसको पीटीआई उसके अंदर दोबारा उनके ऊपर वो मलबा पड़ जाए। तो ये उनका ये कहना कि एक तरफ से पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात हो रहे थे, पहले इस तरह के बयान आ रहे थे कि जी हम इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे। आज भी बल्कि मैं सुन रहा था 1-2 उनके लीडर्स ये कह रहे थे कि जी हम इस्लामाबाद के ऊपर यलगार कर देंगे और वो कर लेंगे। तो ये एक जो बयान आया कि नहीं, वहाँ से अडियाला जेल से ये पैगाम आया कि ठहराव वाला। बिल्कुल, तो बांग्लादेश का एक ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ा है कि इसको तशरीह अपने अपने मुताबिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले हर कोई जो भी मजलूम होता था वो अपने आप को जोड़ लेता था शेख मुजीबुर रहमान से। देखें वो वाली 1971 वाली सिचुएशन ना आए। तो अब गवर्नमेंट ने भी जो है, नवाज शरीफ साहब को 10 के बयान इस तरह के दे चुके हुए थे, तो अब वो भी कह रहे हैं कि देखें जी ये शेख मुजीबुर रहमान एकदम उन्होंने पहले दरमियान में पहले विलन था, फिर हीरो बनाया, अब दोबारा विलन बना दिया गया। सोशल मीडिया बड़ा जालिम है, हर चीज जो है ना वो गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ। सरकारी जो है आज वज़रा ने, तर्जुमान ने जो ये कहा है कि जनाब ये इमरान खान देखे मुजीबुर रहमान के साथ जोड़े हैं, उसको ये हीरो बनाते हैं। माजी में ये खुद भी हीरो बनाते रहे, वो क्लिप्स चलाए जा रहे हैं बेतहाशा। अगर आपकी इजाजत तो आमिर साहब, हमारे तो मुल्क में ये हालात हो गए, पहले कहा जाता था कि सियासत और हमारी इकोनॉमी एक साथ जुड़ी हुई है, अब तो हमारी सियासत हो, हमारी इकोनॉमी हो या हमारे अदालती मामलात हो, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। इस वक्त साकिब बशीर से हमारा राब्ता बहाल हो गया। थैंक यू साकिब आपके वक्त के लिए। और सेकेंडली हमारे साथ कानूनी मामलात के ऊपर बात करने के लिए बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया पंसोता साहब आपके वक्त। मैं बैरिस्टर साहब आपकी इजाजत से जरा साकिब से तनाजुर समझना चाह रहा हूँ कि आज जो इमरान खान की गुफ्तगू चल रही है सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने गालिबन वॉलंटियर किया था, सवाल के जवाब में नहीं दिया, तो वहाँ ये समझाएं कि आपके ख्याल में क्या इसके पीछे एकदम से कोई ये जो चहमगइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद नरमी दिखाई है, शायद कोई बातचीत चल रही है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? नहीं, तनाजुर इसका असल में जब एक चीज उठा के पूरी गुफ्तगू में से अगर उस पर बात की जाए तो सारा तनाजुर जो खराब हो जाता है। उन्होंने जो बात की है अगर पूरी बात की जाए तो मेरा ख्याल में ये वही है जो पहले भी वो करते रहे हैं। पहले वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो 9 मई के जो हैं मामलात हैं, इस पे केसेस पे जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने आनी चाहिए, और आज भी उन्होंने वही बात की।
उन्होंने कहा कि जो है वो मेरे साथ उन्होंने कहा कि ये हुआ हाई कोर्ट में और ये वो सारे मामला हुए और उसमें जो है वो माफी वाली उन्होंने अपनी तरफ से बात की। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला है कि मेरे लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई नहीं कहा था कि किसी जगह जाके करें, सीसीटीवी फुटेजेस अगर आप दिखाएं और सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के बाद अगर कोई मिले तो हम जो है वो, अगर हमारा कोई बंदा होगा तो हम जो है माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो ये एक आप इसको ये कह सकते हैं कि बहुत ही गैर मामूली तो नहीं, लेकिन कदरे गैर मामूली इस लिहाज से है कि एक जो है वो रास्ता उन्होंने जब निकाला है और एक रास्ता मतलब ऐसे लगता है कि शायद वो भी जा रहे हैं कि चीजें कहीं किसी एंड पे बेहतर एंड की तरफ जाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम मामला है कि सीसीटीवी फुटेजेस कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, किस तरह आएंगी। ये सर, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट में अभी डिवीजन बेंच से केस सुना था वहां पे भी ये मामला आया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ना जो वो ऑडियो है ना वीडियो है ना आपके पास सबूत है, आपके पास सिर्फ वो सबूत है जो वो बात करते रहे हैं ट्विटर पे, उनकी कोई वीडियो, कोई उनकी व्हाट्सएप पे, कोई यूट्यूब पे वीडियो है, इसके अलावा सबूत नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस आए, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस रिसेंटली हाई कोर्ट के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने किसी ने पेश नहीं की। वो मांगते रहे कि बताएं किधर है, क्या है। तो ऐसी कुछ चीजें नहीं थी जो इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन उनके वर्कर्स के हवाले से भी अगर कोई चीजें हों तो वो सामने क्या आ सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का मामला होगा। मैं चाहूंगा बैरिस्टर साहब से, मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ कानूनी मसाइल के ऊपर किया जाए, मगर आजकल बड़ा कानून और सियासत ये सारा ब्लड सा हो गया है, सभी कुछ कानून के अंदर आ गया और सारा कुछ ही सियासत बन गई है। तो ये बैरिस्टर साहब जो साकिब कह रहे हैं कि मोरलेस पुरानी बात थी, कोई नई बात नहीं, उन्होंने की, पहले भी कहते रहे हैं, मगर एक तनाजुर बदल गया है। और तनाजुर जो है ना बांग्लादेश है कि वहाँ पे जो हुआ और वहाँ पे जो इनिशली जो स्टार्ट हुआ था ये कोटा सिस्टम से शुरू हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टूडेंट्स जो मांग रहे थे उस कोटे का फैसला भी उनके हक में कर दिया था, मगर हालात इवेंट्स आगे चले गए थे जिसके बावजूद उससे वो कंट्रोल नहीं हुआ कि मॉब रूल आ गया। तो आप समझते हैं कि ये यहाँ भी कि ये एक अंदेशा सा आ गया है कि बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में लोग देखना शुरू हो गए हैं कि जनाब अदालतों को और पार्लियामान अपना काम नहीं करेगा, अदालतों के जब फैसले इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो यहाँ भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो खित्ते के हालात हैं वो ऑफकोर्स इन्फोर्स आपकी तरह होते हैं, उसका एक इफेक्ट तो आता है, बट पाकिस्तान की जो अवाम भी है और पाकिस्तान के जो इदारे भी हैं, मैं इस वक्त तमाम इदारों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ, वो आई थिंक दे आर फार मोर मैच्योर। और वैसे भी इसका कोई ऐसा जो रेवोल्यूशनरी तरीका है उसका कोई शायद उस तरह फायदा भी ना हो। और जो खान साहब की साकिब साहब ने बात की थी, मैं खान साहब की स्टेटमेंट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल में देखता हूँ, क्योंकि खान साहब ने जब आज ये स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने कहा है कि मेरे सामने सीसीटीवी फुटेज लाई जाए तो मैं मशरूत माफी मांगता हूँ। उनको इस चीज का बड़ा बखूबी अंदाजा है, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज ऑलरेडी अंडर डिस्कशन आ चुकी है कि एविडेंस जो है रिलेटेड टू दीज इंसिडेंट्स इज वेरी लिमिटेड, आइदर लिमिटेड या नॉन एग्जिस्टेंट। तो उसकी बेसिस पर उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर दी है, बट इवन अदरवाइज कोई भी शख्स जिसके ऊपर कोई इल्जाम हो उसको स्टेटमेंट यही देनी चाहिए। और जहां तक 9 मई की बात है वो तो हम आपके प्रोग्राम में भी और वैसे भी कई दफा कह चुके हैं कि वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसकी एक इन्वेस्टिगेशन, जिसकी एक जुडिशल कमीशन के थ्रू इंक्वायरी होके जो एक्चुअल लोग जिन्होंने अटैक किया उनको जरूर सजा देनी चाहिए, बिकॉज ये प्रेसिडेंट हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते कि किसी भी इंस्टॉलेशन को आप अटैक करें। सो खान साहब की स्टेटमेंट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान, जो कि एटलीस्ट मैं उसको जिस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी क्लियरली ये चीज सामने आ चुकी है, देयर इज नो एविडेंस विच इज अवेलेबल अगेंस्ट हिम। तो देयरफॉर अगर एविडेंस होता तो गिरफ्तारी दे देते उनको, जब गिरफ्तारी नहीं दी तो वो एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं है। जब वो एविडेंस सामने लाया जाएगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑफ कोर्स खान साहब की ऑटोमेटिकली जो माफी है उसकी शर्त जो है वो पूरी नहीं होगी, देयरफॉर ही विल नॉट बी अपोलोजाइजिंग। तो ये एक पॉलिटिकल चीज है जो चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बट आई पर्सनली थिंक कि शायद बांग्लादेश का रेप्लिका तो यहाँ ना हो, बट ऑफ कोर्स लोग लेफ्ट राइट से देखते हैं एंड पीपल वांट टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड दे वांट टू सी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है उसके अंदर अगर कोई अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे या अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके ऊपर अपना गम गुस्सा तो वो जरूर रखते हैं। बट शायद वो वाला रिजल्ट इधर मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर हुआ भी तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी आई वुड से सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ दैट, बट ये नहीं होगा जिस तरह वहां पर हुआ है। मैं
साकिब, आपकी इजाज़त से दोबारा बिस्टर साहब से ज़रा सब, ये आपने कहा अदालतों के फैसलों की अमल दरामद के हवाले से, अभी ये जो मखसूस नशिस्तों के अंदर 2017 के एक्ट के अंदर तरमीम का जो बिल अभी बिल ही है, क्योंकि सदर साहब ने अभी साइन नहीं किया, तो वो जो लेकर आ रहे हैं, अब उसके ऊपर जो प्राइमरीली बहस ये है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या वो जो ये फैसला आ चुका हुआ 12 जुलाई का, उसको ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। जो हुकूमती लोग हैं वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल उसके बाद ये तब्दील हो गया है, और अभी डिटेल जजमेंट क्योंकि आई नहीं है, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सर, इसका जो आपके सवाल का जवाब है, टू स्टार्ट विद आई विल से कि उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, और उसकी 2-3 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, उसकी पावर है टू लेजिस्लेट, और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें नेशनल असेंबली लेजिस्लेट कर सकती है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करें, या ऐसे मैटर में जिसमें उनके सामने अगर अपील में कोई चीज आई है तो उसमें भी आइन की तशरीह करें, और आर्टिकल 1872 उनके पास है कि वो कंप्लीट जस्टिस करें। जहां तक पार्लियामेंट का इख्तियार है किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अनडू करने का, तो वो 2/3 एक्सक्रियत से है, और वो भी उस जजमेंट को जिस जजमेंट में कोई आईनी इशू को इंटरप्रेट ना किया गया। अब यहाँ पर ना तो 2/3 एक्सक्रियत है, दूसरी आईनी यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन भी, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि पार्लियामेंट जो चीज बिल ला रही है वो ऑलरेडी आइन में बड़ा कैटेगोरिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। उससे अगली बात ये है कि इस जजमेंट में मेजॉरिटी ने, अब इस जजमेंट को मैं 1 लाइन में समराइज अगर करूं वो क्या है, मैं इसको 8 नहीं, मैं कहता हूं 11 जजेस ये बात कह रहे हैं, गालिबन 12 ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था of not giving the bat symbol, and then which later sort of translated into them forming part of Sunni Ittihad Council, उसकी जो बेसिक प्रेमिस थी वो थी बैट सिंबल केस। उस पर जजेस ने कहा कि जी वो केस को गलत इंटरप्रेट किया गया, तो जब उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हुई तो उसकी बेसिस पर क्लॉक को रिवर्स किया गया और कहा गया कि उस डेट पर जब उसकी आईनी इंटरप्रिटेशन या उस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन ही सही मौजूद नहीं थी, तो आज हम वो इंटरप्रिटेशन जब करके उनको बता रहे हैं तो लिहाजा उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकती कि गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए और उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद ना हो, सो लिहाजा उनको ये इजाजत दी जा रही है। तीसरी बात कि इस कानून को प्रोस्पेक्टिवली तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का इख्तियार है, बट रेट्रोस्पेक्टिव इसका ऑफ कोर्स लॉ ये है कि आपको लॉ के अंदर लिखना है, बट वो इसलिए नहीं हो सकेगा, आइन की नफी है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नफी है, और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका मकसद है एक ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स को प्रेजुडिस करना, जिस पर एनआरओ केस और मुख्तलिफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की नज़ायर मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि एक ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स को जब आप प्रेजुडिस करने के लिए कोई कानून को लाते हैं तो दैट विल बी स्ट्रक डाउन। उससे आगे हमारे आइन में आर्टिकल 8 भी लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 8 का जिक्र इसलिए आता है कि वो ये कहता है कि any basically law which is repugnant to the fundamental rights will be struck down। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि आइन का आगाज यहाँ से होता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, हकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो पावर जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, उस पावर को आपने गलत इंटरप्रेट करके एक आईनी इदारे ने एक फैसला किया, तो क्या वो पावर की सुप्रीमेसी ज्यादा होगी कि एक लेजिस्लेशन की जिसको 2/3 एक्सक्रियत से भी आपने नहीं दिया? ऑफ कोर्स आइन की उस मंशा की इंटेंट जो है वो सबसे सुपीरियर होगी, देयरफॉर ये उस इंटेंट से भी मुतसादिम है, तो शायद ये कानून आर्टिकल 8 में भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कानून में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन प्रॉब्लम्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट शायद इसको छेड़े बगैर या कोई भी कोर्ट छेड़े बगैर अपनी जजमेंट जो इंप्लीमेंट कर लेंगे। बात इस तरफ रखी जाएगी कि इस जजमेंट का और इस कानून का आपस में कोई कोइंसिडेंस या कोई आपस में तसादुम नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देयरफॉर ये बनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, अगली दफा लिस्टें टाइम पर जमा करवाएं। अब इस दफा इनको सूट नहीं करती, अगली दफा सारे अच्छी लिस्टें जमा कराएं, बट दिस टाइम अराउंड दे विल नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी साकिब, अभी आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस कानून के अंदर जो चीज़ें कह रही हैं उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, मगर इशू आएगा जब इसको ये ट्विस्ट दी जाएगी कि इसके ज़रिए अगर पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में ये कोशिश की जाए कि अमल दरामद का उनको उनके मखसूस कोटे को ना करने का अमल दरामद ना किया जाए, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पार्लियामान का टकराव का एक अंदेशा बन जाता है अदालतों के साथ। और ये ऑलरेडी क्योंकि अब इसके ऊपर अपील में भी इसके अगेंस्ट 184(3) के तहत उन्होंने पिटिशन भी दायर कर दी है पीटीआई ने, तो ये अब किधर मामला किधर जाके ठहरेगा?
साकिब आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें जो हुकूमत है वो तो जी जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है वो तो ऐसे लगता है जैसे महाजराई की जो पोजीशन में है कि 12 जुलाई का जो फैसला है उसको गैर मौसर करने के लिए किसी हद तक भी वो जाना चाहते हैं। अब देखें, जब से गवर्नमेंट आई 8 फरवरी से लेकर अब तक 2 दफा इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, पहले भी हुई है और अभी भी हुई है। पहले वो रिटायर्ड जज लगाने और ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला मामला था और अब इन्होंने वो मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए और खुद जो है वो लेने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इससे अलावा भी इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया तो आपने मुखालिफिन, और दूसरा जो पार्लियामेंट का फोरम है वो पार्लियामेंट का फोरम क्या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सिर्फ महदूद 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या बाकी के भी हैं? बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है उसके एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पार्लियामान में मौजूद है, और पार्लियामान के फोरम के पीछे छुप कर ऐसी जो है वो वारदात करना और जो मैंडेट पब्लिक का मैंडेट है वो लेना, मेरा नहीं ख्याल कि वो चीजें जो है वो कायम रह सकेगी। लेकिन हुकूमत जो है वो ऐसे लगता है कि एक महाजराई जो है वो बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 4 चीफ जस्टिस हैं, 8 जजेस में जिन्होंने ये फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों में। मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस हैं। एक मसूर अली शाह साहब जो है वो अक्टूबर में 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके बावजूद कोई पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है हुकूमत को कि ये सारा जो है वो आप कर, ये स्टेप्स आप जो है वो करते जाएं और चीजें जो है वो हो सकता है आपके हक में आ जाए। अगरचे तफसीली फैसला आना है, तफसीली फैसले में बहुत सारी वजाहतें, जैसे परसोत्तम साहब ने कहा, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और जो इस तरह की कानून साजी पे अगर इस तरह पेंडिंग मैटर को इस तरह आप जो है उठा के ये कानून साजी से उड़ाते जाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको फ्यूचर में अदालतें बंद करना पड़ेगी कि जब भी हुकूमत हो वो इस तरह की सादा कानून साजी करे और जो है वो लोग दे वहां पे जो आर्टिकल 51 है उसको देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसमें जो मुतरासिब नुमाइंदगी के तहत जो नशिस्तें मिलती हैं उसको देखा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर रही है जिसका इज़हार अटॉर्नी जनरल ने भी किया था शुरू में, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उन्होंने भी ये कहा था कि उसके वहां पे इशू है और वहां उसकी तशरीह होना जरूरी है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सादा जो है वो कानून साजी करके उसको किसी न किसी तरह जो है वो करना चाह रही है। लेकिन इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बड़ा एक अजीब सा रोल है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि आधा अमल हमने कर दिया है, आधा नहीं कर सकते, और जो हमने तशरीह की थी वो बिल्कुल ठीक की थी, बल्ले के निशान पे, मतलब एक अजीब और गरीब किस्म की। और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, उन्होंने नजरसानी भी आज जो है दायर कर दी है। हालांकि ये सारा हिजाम जो है जो कुछ बना है ये सब का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, और जो मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसला आएगा उसमें सबसे बड़ी अगर चार्जशीट होगी वो तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद एक चीज समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन जो है कहीं हो सकता है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दो बातें जो जी परसोत्तम साहब, बैरिस्टर साहब, ये 2 बातें जो साकिब की हैं, एक तो ये मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, इन्होंने कहा पता नहीं इनको कौन मशवरे दे रहा है और ये क्यों कर रहे हैं, वो क्लियरली अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। और दूसरा वो उन्होंने छुपाया नहीं अपनी इंटेंशन कि हम 2/3 अक्सरियत चाहते हैं और आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। और दरमियान में ये भी फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा, आजम तारिक साहब ने भी कहा, वैसे चीफ जस्टिस साहब जो है एक्सटेंशन अपनी नहीं किसी सूरत में चाहते, मगर ये एक ओवर राइडिंग एक ये वाला तासुर आयब है। मगर वो उनकी तशरीह ये है कि जनाब ये री राइट किया गया है कानून, ये तशरीह नहीं की गई, और इसका जिक्र उन्होंने जो नजर सानी अपील है उसके अंदर भी किया है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? सर बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात शुरू करूंगा। जिस अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में गालिबन शायद वहीद साहब ने कहा था कि ये नया रिवाज हमने देखा है कि आईनी इदारे आके प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स या उनके साथ खड़े होकर चीज़ों को चैलेंज करना शुरू हो गए हैं। ये आइन का जो इतना दर्द है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि वो दर्द सिर्फ महसूस तब होता है जब एक खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल हो या हक में हो, ये समझने से मैं कासिर हूँ कि वो इस हद तक चले जाते हैं कि आप देखें इस जजमेंट को अगर आपने पढ़ना है, जो ऑर्डर है मेजॉरिटी का, उसमें पैराग्राफ 5 को कहाँ ले जाएंगे जहां पर आर्टिकल 51 को इन्होंने इंटरप्रेट करके ये कहा है कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी और उनकी सीट्स उनको मिलनी चाहिए। इस चीज के ऊपर भी उनको तशरीह चाहिए। वो तब तक तशरीह कराना चाहते हैं जब तक तशरीह में ये चीज ना आ जाए कि जो वो चाहते हैं वो कहते हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक रेगुलेटर है प्लस एक आईनी इदारा है, इट हैज टू बिहेव
लाइक वन। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की भी अब तशरीह करते रहे इस तरह। तो फिर देखें, और दूसरी बात, ये सारी की सारी तशरीह की एक वजह ये भी है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट में कुछ बातें ऐसी आ गई हैं, जिस तरह की उनमें से एक बात है जिससे मैं ऑफ कोर्स आई हैव अ राइट टू मेक अ फेयर कमेंट, कि जी आप उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को फॉलो मत करें जो कि गैर आईनी है। ये आप कैसे किसी के ऊपर ये चीज छोड़ सकते हैं? कल को अगर कोई बंदा आए और आके उन्हीं जजेस की कोर्ट में ये कहे जी कि आपका जो ये कन्विक्शन आपने किया हम इसको मानते ही नहीं, हमें लगता है गैर आईनी है, तो ये चीज ऐसे नहीं की जाती। इसका आइन के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इन एज मच एज दे डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दे आर बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी। तमाम इदारों पर बाइंडिंग है, सबके ऊपर आर्टिकल 189 यही बात करता है। अब उन सारी चीजों को इस तरह रीराइट करना, रीराइट तो मैं समझता हूं जहां पर हम कहते हैं कि आइन रीराइट हो रहा है, उससे पहले ये जरूरी समझना कि आइन राइट कैसे हुआ है, उस आइन की तश्कील कैसे हुई, मार्ज़ वजूद में कैसे आया। उसका एक जुज़ तो मैंने आपको बता दिया कि जो अवाम का एस्पेक्ट है कि वो कैसे हाकिमियत उनके पास है। उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं, आर्टिकल 8 का मैंने आपको जिक्र किया है, फिर उसके बाद आर्टिकल 227 मौजूद है कि कोई भी कानून जो है वो स्पिरिट ऑफ इस्लाम और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा। फिर आर्टिकल 31, 34, इन तमाम का जब आप मजमुआ पढ़ते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इस जजमेंट में और कौन सी ऐसी बात है जिसको इंटरप्रेट किया गया एक्सेप्ट विल ऑफ द पीपल? पाकिस्तान की एक साइजेबल पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल जमात को वोट दिए, उस पॉलिटिकल जमात को उस प्रोपोर्शन में सीटें मिलनी चाहिए। ये वन लाइन में केस का जवाब है। यहां पर उसके अंदर ये कहा जाता है नहीं जी ऐसी बात नहीं, चूंकि इतने बजे आप ऐसे सोचते थे, चूंकि उस दिन आपके पास बैट नहीं था तो ऐसे नहीं था, तो ऐसे नहीं था, तो ये सीटें वहां थी। और ये भी कहते हैं कि सीटें हमें ना दें, इनको ना दें। ये किस किस्म की इंटरप्रिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं? सो माई क्वेश्चन वंस अगेन इज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टीज का तो चले राइट है कि वो फील करते हैं कि उनकी हो या ना हो, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनको बार बार तशरीहों में, रिव्यूज में जाना पड़ रहा है? और सबसे मजेदार बात जो माइनॉरिटी जजमेंट में है कि वो जो दर्द पाया गया है कि जी अगर हम और कुछ दिन इंतजार करते तो रिव्यू इंफ्रक्चर्स हो जाता है। ये हम, मेरी तो 22 साल की वकालत है जिसमें से 7 साल सुप्रीम कोर्ट या 6 साल, मैंने ये कभी नहीं सुना कि मैं किसी केस में पेश हुआ और वो कहें जी कि चूंकि आपका रिव्यू पेंडिंग है तो उसके लिए मैं बड़ा परेशान हूं। हमने तो ये चीज कभी नहीं देखी। रिव्यू आर सेपरेट प्रोसीडिंग्स। उन प्रोसीडिंग्स में जब वो सामने आएंगी दे विल बी डिसाइडेड। सो दैट मींस कि ये दो जजेस तो एटलीस्ट उस हद तक अपना माइंड दे चुके हैं कि रिव्यू जो है वो उसमें उनका क्या डिसीजन होगा। सो मैं ये समझता हूं कि रिव्यू और नो रिव्यू, जो फैसला आ चुका है उस फैसले को आपने इंप्लीमेंट करना है। अभी तो तफसीली फैसला आना बाकी है, उसके बाद बातें बहुत क्यासराई जो है वो खत्म हो जाएगी। अ लॉट विल बी पुट टू रेस्ट। और जिस तरह साकिब साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि 3-4 चीफ जस्टिस बैठे हुए बेंच में जिन्होंने अगले फैसले लिखने, और वो फैसला अब तो चूंकि माइनॉरिटी का व्यू भी आ गया, अब तो और आई बिलीव वाटर टाइट किस्म का फैसला आएगा। सो लेट्स सी व्हाट दैट डिसीजन इज, बट सर्टेनली ईसीपी को अपना रोल बेहतर करना होगा, वरना इवेंचुअली केओस हो जाएगी, तो फिर उस केओस का फायदा किसी को नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। आमिर साहब, आपकी इजाजत तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बलसोता साहब तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक से वापस आके अदालती मामलात पे मजीद अहम चीजें हैं जो उनके सामने रखेंगे और रहनुमाई मिलेंगे। बिल्कुल, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद बलसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदालती अफेयर्स के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। जी, मैं बलसोता साहब आपकी बड़ी एजुकेटिव आर्ग्यूमेंट था। दो चीज़ें उसमें, एक तो ये है कि ये जो बहस है कि आया उन्होंने तशरीह की है या रीराइट किया है, इस बात की तशरीह भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है अगर ये मसला खड़ा हो जाए, पहली बात। दूसरा, आपने इलेक्शन कमीशन का कहा, ये रोल का, इलेक्शन कमीशन का अब से नहीं 2-3 साल हो गए हैं। ये आप देखें 90 दिन के इलेक्शन से सिलसिला, वो एक गोल पोस्ट बढ़ती रहती है, वन थिंग आफ्टर अनदर, इंतहा नहीं हो रही। और ये जो लास्टली अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8-5 जिस तरह आप सही कह रहे हैं 11 जजेस के फैसले के बाद वो तशरीह जो है उन्होंने कहा जी हमें दोबारा चाहिए। और ये इत्तेफाक नहीं नज़र आता कि जी इतना टाइम जो हुआ इसमें जज छुट्टी पे थे, इस दौरान में कानून साजी भी हो जाती है और एक डायरेक्टली एक नज़र आता है कि माहौल बनाया जा रहा है कि इदारों को टकराया जाए, पार्लियामान वर्सेस अदलिया किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन को बहरहाल एक आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा लीनियंट रहा है, बड़े स्ट्रिक्चर्स आए हैं ये, मतलब खुर्सा साहब की अदालत से लेके अब तक जो है, मगर इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है।
सर पहली तो बात ये कि इलेक्शन कमीशन जो रिव्यू फाइल कर रहा है ना, अगर उसको सम अप करना तो एक लाइन में यही है कि मेरे से वो वाला सवाल पूछें जिसका जवाब इस्लामाबाद है। उनको इस्लामाबाद जवाब मिल नहीं रहा, और जब तक वो जवाब ना आया उन्होंने ये रिव्यू जो है इसको प्रेस करते रहना है। दूसरी बात ये कि आपने इस जो इनकी बात की है कि इनका जो रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट का भी इनफ इज इनफ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस इन द मेकिंग, इन द वेटिंग, वो इतने सिंपल नहीं है इस मामले में। ही टेक्स हिज जजमेंट्स वेरी सीरियसली। दूसरा, अगर तफसीली फैसले का इंतजार कर लें तो तफसीली फैसले में मेरी जाती राय ये है कि रीडिंग द शॉर्ट ऑर्डर, कि जब वो तफसीली फैसले में एक्सप्लेन करेंगे तो ईसीपी का रोल डेफिनेटली सामने आएगा। सवाल ये है कि 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि इस डिसीजन का मतलब ये था ही नहीं। ईसीपी जो है उसको भी इस चीज का इदराक था कि उसका मतलब था कि नहीं था। अगर ये चीज लेट से सामने आ जाती है कि ये चीज कॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये काम इस तरह किया गया है कि उस जजमेंट को इस तरह इंटरप्रेट किया गया है, तो दिस कैन बी अ वेरी सीरियस केस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तो रेफरेंस जा सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। दूसरी बात ये है कि ये समझ से बाहर है, और ये बात 11 जजेस की ठीक है कि सिंबल हमने ले लिया, सिंबल डिनोट करता है पॉलिटिकल पार्टी को। ये तो नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए, वरना पॉलिटिकल पार्टी अगर खत्म होती तो आप उनको कैसे एक्नॉलेज नहीं करते। फिर वो रोल भी सामने आएगा कि जब कागजात फाइल किए गए, जो लोग कहते थे हम पीटीआई के हैं या बाकी हैं, उनको उस टाइम पर जिस तरह ट्रीट किया गया बाय द ईसीपी, वो भी कॉन्टेक्ट आएगा। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि इस किस्म के रिव्यूज फाइल करके या इस किस्म की फ्रिवलेस चीजें करके दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, बिकॉज तफसीली फैसला भी नहीं आया। तफसीली फैसला एक नहीं 8 जजेस ने लिखना है। हर जज हो सकता है कोई नई चीज ऐड कर दे। एक चीज तो मुझे अब क्लियर नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जरूर डिस्कस होना चाहिए उस जजमेंट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल वंस फॉर ऑल मुतय्यन होना चाहिए। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये रोल एक सर्टेन सेगमेंट के लिए और है, एक सेगमेंट के लिए और है, कंटेम्प्ट एक सेगमेंट के लिए और है, एक सेगमेंट के लिए और है। तो इस रोल को आपने डिफाइन करना है। और मैं हमेशा कहता हूं तो आइन की जो तशरीह है वो इस प्रेमिस पर होती है कि विल ऑफ द पीपल है। अगर आप मैं कोई इलेक्शन करता हूं तो वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि क्या हमारी इस तशरीह से ये तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी या सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से बाहर हो रही है। ये काम आपने पहले भी किए हुए हैं और फेल हुए हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी के साथ भी हुआ है, पीएमएलएन के सेनेटर्स वाले केस में भी हुआ है। अब आप फिर वही चीज दोबारा ट्राई करें, उसका इंपैक्ट इसलिए नहीं आता बिकॉज लोगों ने ढूंढ के वोट डाल लिए। आप अगर उनको सिंबल नहीं भी दिया, सो द विल ऑफ द पीपल मस्ट रेन एंड इट मस्ट रेन सुप्रीम। और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को अपनी इंटरप्रिटेशन वैसी करनी चाहिए। वो आज रिव्यू फाइल करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं जी 31 के लिए तो ठीक है, बाकी जो है 39 के लिए ठीक है, 41 की हमें समझ नहीं आ रही। आप पैराग्राफ 5 पढ़ें, एक बेसिक कानून के तालिब इल्म जिसके 1-2 साल वकालत तो उसको भी समझ आ जाएगी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग फॉर। लेकिन वो 5 के बजाय सीधा 8 पे या 9 पे चले गए कि जी हमें ये बता दें कि हमें थोड़ा सा इसमें इबाम है। मुझे लगता है आपकी ये जो है कि ये डिटेल जजमेंट में इनके रोल को मुतय्यन किया जाएगा, इसलिए भी क्योंकि जो सारा कंप्लीट जस्टिस का 187 जो इन्वोक करना पड़ा वो उसके इनकी गलतियों के जजमेंट के अंदर क्लियरली है, क्योंकि इन्होंने ये गलतियां की तो उसकी वजह से इसको इन्वोक किया गया। तो ये भी होगा। दूसरा मैं ये लास्ट ये आपसे करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इशू ये चल रहा था घूम फिर के अभी के फॉर्म 45 के हवाले से जो केसेस थे, ट्रिब्यूनल लेट हो रहे थे, जजेस की लड़ाइयाँ पड़ जाती थी कि रिटायर्ड गवर्नमेंट लेके आना चाहती थी, वो पीछे चला गया और ये एक किस्म का आगे चीज़ आ गई तो वो बिल्कुल पीछे चला गया या उसके ऊपर अभी सिलसिला जारी है? मेरा जाती तौर पर समझता हूँ जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनकी अदालत में वो केस पेंडिंग है और उन्होंने पंजाब की चीफ जस्टिस साहिबा को वो भेजा था। उन्होंने उस केस को ऑफ कोर्स डिक्लाइन किया और उन्होंने कहा जी कि मेरी मशावरत होगी एंड आई विल कीप द सेम जजेस। तो अब चीफ जस्टिस साहब को इस केस को लगा के फौरन फैसला करना चाहिए जो भी उन्होंने करना है। और जो ट्राइब्यूनल्स हैं, चूंकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ उस पर जाती जो पुराना है वो मुशावरत या कंसल्टेशन होती है चीफ जस्टिस से, वो बाइंडिंग होती है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस लाहौर को कहे जी वो फलाने 4 जज दे दें, ये हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉट द सेटल्ड लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। कंसल्टेशन जहां पर भी होती है वहां पर जो इदारा, ऑफ कोर्स ये चीफ जस्टिस सब्सर्विएंट तो नहीं है इलेक्शन कमीशन। हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हर शख्स को याद आया था जी आईनी इदारा। आप उसको ये तो नहीं कह सकते, यू कांट डायरेक्ट हिम कि जी फलां फलां शख्स को आप मेरे सबऑर्डिनेट या मुझे जजेस दे दें, ट्राइब्यूनल दे दें। इस चीज का भी फैसला कर दें ताकि वो चीज जो है वो सामने आ जाए। उसको पेंडिंग रखने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि इलेक्शन मैटर्स जो हैं दे हैव टू बी डिसाइडेड। 7-8 अपील्स जो हैं, जो सॉरी इलेक्शन पिटीशंस हैं, मैं खुद कह रहा हूं, उसमें जजेस जो है चाहते हैं उनका फैसला करना कि जल्दी फैसले हो ताकि आइदर वे लोगों को पता लगे कि ये इलेक्शंस जो हैं इसमें कोई करप्ट
प्रैक्टिस थी, कोई इलीगल प्रैक्टिस थी। और ये पिछले इलेक्शंस में भी प्रॉब्लम था, 13, 18, अगर उनके फैसले हो जाते तो आज हम ये ना कहते होते कि 18 में क्या हुआ क्या ना हुआ, जो हुआ था सामने आ जाता। 14 में जो हुआ है वो हमारे सामने आना चाहिए 6 महीने में। हो सकता है हम बिल्कुल गलत हो, और हो सकता है कि जो हुआ है वो लोगों को पता लगे कि जिस आदमी ने वोट किसी डब्बे में डाला है या उसका वोट सही जगह नहीं गया, कैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो जो भी ट्राइब्यूनल आपने बैठाने हैं, हमारे लिए तमाम जजेस रिस्पेक्टेड हैं, बट जो लग चुके हैं उनको चेंज करने के लिए आपको सब्सटैंशियल और कोजेंट रीजंस चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि इस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब को शायद उस केस को लगाकर उसी को मेंटेन करना पड़े। अगर चेंज करना हो तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप एंड इट मस्ट बी डन एट द एंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब, जजेस की लड़ाइयों की भी आपने एक बात की, तो मुझे मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस की चीज़ें मेरे सामने आ गई। तो जजेस की लड़ाइयाँ तो वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर जहाँ पर इतना बहिमाना तरीके से सब कुछ हुआ पाकिस्तान के एक कितने नामवर सहाफ़ी का, तो वहाँ भी ये सारा कुछ चल रहा है। ये जो एक पहले जस्टिस फायज ईसा साहब से ये उम्मीद लग गई थी कि ये एक तासुर दिया गया कि जी बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई थी अदालत में, और उसको अब ये प्रोसीजर्स वाला ये बिल ला के जो है ना इसका फैसला करके तो वो ख़त्म हो गई है। अब मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी तकसीम है इतनी पहले भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई है। और ये अरशद शरीफ वाला केस भी देखे ना, वो अभी हाल ही में उन्होंने अतर मिल्ला साहब पे बहुत ज़्यादा ये तनकीद की, जस्टिस कि जनाब ये देखे इतने देर तक ये फैसले नहीं देते और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अरशद शरीफ का केस है 1 साल के बाद लगा है, तो पता चला है कि जनाब 3 मेंबर बेंच के अंदर टेक्निकल सुकम था, और अब जो है मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि पहले 5 बेंच ने सुना है, 5 मेंबर बेंच ने सुना है, तो 5 मेंबर बेंच ही बनना चाहिए। तो साल बाद भी हुआ। दूसरा जो भी पंसोता साहब कह रहे थे कि बाकी जो केसेस पड़े हुए हैं, दानली वाला केस पड़ा हुआ है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ट्राइब्यूनल वाले केस पड़े हुए हैं, वो फैसले उम्मीद है अक्टूबर से पहले करके चले जाए। मैं छोड़ दें इस बात की उम्मीद। एक्सटेंशन वाला मेरा ख्याल है वो इशू जो अगर अव्वल तो मुझे वो लीगली पॉलिटिकली तो बिल्कुल ही फारिग लगता है, मेरे इखलाकी तौर पे भी इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद जो है ना वो क्या अब ऐलान कर ही दें। मेरा ख्याल मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों इतनी डिले होती जा रही है। हालांकि इनका काफ़ी वक्त पहले हो गया था। अभी चैमगोइयाँ भी, आमिर साहब, नोटिफिकेशन ना होने की वजह से चैमगोइयाँ भी इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही हैं। अब आते हैं ज़रा मेरिट की तरफ और आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों की तरफ। मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं सेनेट के हवाले से, उनका क्या चक्कर है? जो टिकटों का मामला है, कहा यह जा रहा था कि मेरिट के लोग आएंगे, नजरियाती लोग सामने आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आमिर साहब ऐसा लग रहा है कि वो जिसकी जेब भारी है वही जाके पहुंचेगा KPK की तरफ से, खान साहब की तरफ से या PTI जी। अभी तो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाए तो फिर ये वहाँ के इलेक्शन जो है KPK रुके हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी उसकी वो नहीं हुई तो वो फैसला हो जाए। मगर जो वहाँ पे इस वक्त किलकिल पड़ गई हुई है कि पीपल्स PTI के अंदर जो अंदरूनी खलफशार है और उनकी आपस में लॉबिंग है, और फिर ये क्योंकि ये माजी में भी इल्ज़ाम लग रहा है ऑलरेडी, अभी वो इलेक्शन आए नहीं हैं, टिकटें दी नहीं गई हैं सेनेट की, उसकी ऑलरेडी इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया है कि जनाब ये पैसे लग रहे हैं, फलाने ने फलाने से पकड़ लिया। बिल्कुल। और असूली तौर पर 11 सीटों में से जो है वहाँ देखना है कि कितनी है। वो कहा यह जा रहा है नंबर्स गेम में कि 9 उनको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक्स सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।